हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई सप्लीमेंट्री का, यानी कि कंपार्टमेंट का एग्जाम हो रहा है आज। उसके क्वेश्चन पेपर है ये। और पेपर कोड आप देख सकते हैं, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। क्लियर, सब चीजें आपने मैच कर लिया। अब आप वन बाय वन क्वेश्चन मैच करिए। अदरवाइज अगर क्वेश्चन आपको लगता है अलग अलग है तो आप अपना साइट हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है जी, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट स्टिल आप नोट कर सकते हैं। जस्ट लेट मी चेंज द पेन। ओके, इट इज 9810356346। आई रिपीट 9810356346। ठीक है जी, इस पर व्हाट्सएप आप कर दें पेपर की साफ इमेज, पीडीएफ बना कर दें तो बहुत मेहरबानी। ठीक है जी, पर जितनी जल्दी हो सकता हूँ आपको आंसर की कंप्लीट अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है आपका पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर इसका बी है, तो इसका 10वां पद निकालिए। 10वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला रखते हैं। वो होता है आपका कोई पद कोई सा भी पद निकालो आप उससे। ठीक है, ए एनवा पद अगर हम निकालेंगे, जस्ट मिनट देखिए, ए एनवा पद। ठीक है, इनकी वैल्यू 10 हो सकती है इस केस में। ठीक है, फिर भी किसी भी वैल्यू के लिए निकाल सकते हो आप। ये कॉमन फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू, यानी कि एनवा पद हमें निकालना है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू, 10 पद की बात हो रही रहेंगी, 10 रखो तो ए 10 बराबर हो जाएगा। ए क्या है, पहला पद ही ए है और इसने ए की लिखा है तो प्रथम पद ए ही है, तो ए की जगह ए ही रखेंगे। और 10वें पद की बात हो रही है तो एन की जगह क्या रखोगे, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस 9d। ये हो जाएगा ना, ए प्लस 9d। अब क्या कह रहा है, इनका सार्वंतर बी है, तो डी की जगह क्या रखेंगे, बी। ए प्लस 9b। ठीक है, ये 10वां पद हो गया। ए 10 कह सकते हो आप इसको। 10वां पद क्या है हमारा, ए प्लस 9b, तो ए प्लस 9b मतलब ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सवाल है। यदि बिंदु 3 और कॉमा 3/4, बिंदु के 0 और बिंदु दूसरा क्या है 7 और 3/2, तीन निर्देशांक हैं इसके बी पॉइंट के अगले पॉइंट के, मतलब इन दोनों को मिलाने वाला पहला बिंदु कौन सा है, पहला बिंदु के। ठीक है जी, इसके निर्देशांक क्या है, के एंड 0। दूसरा बिंदु क्या है, ये वाला, इसके निर्देशांक क्या है 7 और 3/2। क्लियर है सब कुछ। ओके, तो अब देखिए, ये मध्य बिंदु है। पी पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु है। पी के निर्देशांक आपको दिए गए ये। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो आपको पता है कि मध्य बिंदु के आपको अगर निर्देशांक निकालने हैं तो इसका जो भी निर्देशांक x1 है, इसको आप कह लो ये x1 है और ये क्या है, x2। ठीक है जी, ऐसे ये y1 है और ये y2। ऐसा आप कह सकते हो, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। क्लियर है ना। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 ऑन टू, और यहाँ पे दिया है इसके निर्देशांक क्या क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे x निर्देशांक क्या दिया हुआ, 3, उसे 3 के बराबर रख देंगे। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ, देखो दूसरा हमें दिया हुआ है y1 प्लस वाई टू अपॉन टू। y1 क्या है हमारा, y1 ये है, y1 मतलब 0 प्लस y2 क्या है हमारा, 3/2। ओके, बटे 2, यानी कि 3/2 बटे 1, यानी कि आप कह सकते हो कि ये 3 और 1 साथ साथ आ जाएंगे। देखो ऐसा हो गया था, 2 को हमने क्या लिख दिया, 2 को 2/1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं हुआ ना। तो ऐसे मॉडिफाई करते हैं ताकि कंफ्यूजन से बच जाए। ठीक है, ये हो गया आपका 3/4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू वैल्यू निकली, ये वाई की वैल्यू निकली, वाई बराबर निकली। और एक्स बराबर क्या था, ये। ठीक है, अब वाई की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, वाई की वैल्यू दी है हमें 3/2। होल्ड। अच्छा हाँ, ये ना, ठीक है, 3/4 की वाई की वैल्यू क्या दी है, 3/4। बल्कि वाई की वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं, छोड़ दो आप उसको। ठीक है, हम यहीं पे करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, x1 की जगह आप के लिख लो और x2 की जगह क्या लिख दोगे, 7 लिख दो, अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो 3 × 2 6 हो गया ये, और इक्वल टू के प्लस 7 हो गया। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, के इज इक्वल टू 6 - 7। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, के इज इक्वल टू -1। के इज इक्वल टू -1 कहाँ पे दिया है हमें,
ये दिया हमें इक्वेशन नंबर, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दो भिन्न सिक्कों को एक साथ उछाला गया, केवल एक पट या टेल आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो प्रोबेबिलिटी, चार प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनेगी। या तो मतलब ये आपके सामने है प्रोबेबिलिटी, हेड हेड आ जाए या फिर हेड टेल आ जाए, टेल टेल आ जाए या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है। एक ये, सॉरी एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो एक टेल यहाँ पे है, एक टेल यहाँ पे है। यानी कि चार में से दो जगह ऐसा हो रहा है, यानी कि 2/4 ये प्रोबेबिलिटी है। यानी कि इसको कहोगे आप 1/2, 1/2 को हम परसेंटेज में अगर बदल लेंगे तो आप ऐसा कह सकते हो, है ना। या फिर सीधे आप दिखाना चाहते हो तो 1/2 से दिखा दो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपको 5 है। देखिए आकृति पी क्यू आर में एस टी और क्यू आर जो कैसे हैं, ये समानांतर है, पैरेलल है। पी एस 16 दिया हुआ है और उसके बाद पी क्यू दिया हुआ है 40। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी क्यू में से हम पी एस घटा देंगे। पी क्यू में दिया है ये 40 और पी एस दिया हमें 16। अगर इन दोनों को हम घटा लें तो क्या बचता है हमें, एस क्यू। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है, तो पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर, तो इनका रेशियो भी सेम होना चाहिए ना, जो इसका रेशियो है पी एस अपॉन एस क्यू। ठीक है, यही रेशियो होगा किसका, पी टी अपॉन टी आर का। वैल्यूज रख रख दो, अभी पी एस आपके पास है, पी एस कितना है 16 और एस क्यू कितना है 24। ठीक है जी, यही रेशियो होगा आपका पी टी और टी आर के बीच। यहाँ से क्या बता है, दो से ए, इसको 8 से काटोगे 2 आ जाएगा, इसको काटोगे 3 आ जाएगा। 2:3 ना, ये रेशियो होगा आपका 2:3। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फॉल्स स्टेटमेंट पहचानना है आपने, तो फॉल्स स्टेटमेंट में से है डी, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि और केवल यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 - tan² 45 का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो आप देखिए 1 - tan45 का मान कितना होता है, 1। तो 1 का आप कर दो स्क्वायर अपॉन, नीचे दिया हो 1 प्लस, फिर से tan45 का कर दो आप स्क्वायर, सॉरी वैल्यू प्लेस करो आप इसकी 1 और इसका कर दो आप स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ऊपर मिला हमें 0 और नीचे मिला हमें 2। 0/2 मतलब 0। तो आंसर क्या होगा, किसके बराबर होगा ये पूछा है, तो आप किसके बराबर होगा, tan 0 का मान तो 0 ही होता है, तो ये tan 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इंग्लिश वर्जन, आंसर्स तो हम बता ही चुके हैं आपको, बट फिर भी किसी को ट्रांसलेशन में दिक्कत है या हिंदी समझने में दिक्कत है तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन को देख सकते हैं। और कमेंट जरूर कर देना, अदरवाइज हम प्योर इंग्लिश वीडियो भी बनाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9, एक निष्पक्ष पासा एक बार उछाला गया, तीन से छोटी सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तीन से छोटी सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर जो तीन से छोटा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप देखेंगे और टोटल आउटकम कितने होंगे, 6। लेकिन तीन से छोटी सम संख्या, वो भी चाहिए सम संख्या, तो सिर्फ यही एक संख्या है जो कि तीन से छोटी है और सम भी है ना। सिर्फ एक ही हमारा प्रोबेबिलिटी यही है, मतलब एक ही यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है। टोटल आउटकम कितने हैं, 6, तो 1/6 हो गया। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डन।
सवाल नंबर 10 बेहद बेसिक सवाल है ये। घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तथा इसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता Q है। तो इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है? टोटल होता है इन दोनों का एक। तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। थ्योरी बेस्ड सवाल है ये। नेक्स्ट 11 नंबर कहता है ये कोई बहुपद या पॉलिनोमियल, इसके शून्य के अल्फा और बीटा, तो 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है? तो इसे आप कंपेयर करोगे, अगर जो हमारी आइडियल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे कह सकते हो आप। इसके साथ आप इसको कंपेयर करोगे अपनी इक्वेशन को, तो ए बराबर 2 निकलेगा, बी बराबर 6 निकलेगा और सी बराबर माइनस का 6 मिलेगा आपको। तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन है, बी की वैल्यू रख दो आप, माइनस का 6, ए की वैल्यू रखो 2, यानी कि माइनस का 3। ओके, तो हमें क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3। पहली समीकरण हो गई हमारी। दूसरी समीकरण हमें क्या चाहिए? अल्फा प्लस, ओ सॉरी, अल्फा बीटा का एडिशन क्या होता है? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो आपको पता है कि सी की वैल्यू क्या है? हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू -6 और ए की वैल्यू 2, यानी कि -3। यानी कि इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लो, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3, और इक्वेशन नंबर कौन सी हुई है? 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से आप कुछ निकाल सकते हो जो आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा, ओके, इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारी? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे ये अभी -3 से खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पे? 1। और यहाँ पे देखोगे आप, तो इसको कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं हम, इसे लिख लेते हैं और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट जाएगा और यहाँ पे बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? आपको यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1। क्या है इसका मान हमारे पास? 1। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। क्लियर? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ये। डन। देखिए 12 नंबर सवाल कहता है इस आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की ए बी एक स्पर्श रेखा है। क्या है? टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है ये ए बी। ये जो ए बी है ये टेंजेंट है, और बी ये ओ 42 डिग्री दिया हुआ है ये। तो आप जानते हो कि जो स्पर्श रेखा है टेंजेंट होती है, वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये आपको दिया कितना? 42। और इन दोनों को ऐड कर दें हम, तो कितना हो जाएगा? 132। ओके, 132। और ये कितना हो जाएगा? इसे आप 132 को माइनस कर दोगे 180 में से, तो ये 48 का हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा कोण है? ये आप देखो, यहाँ से यहाँ तक ये कोण जो है एक ही लाइन पे बना हुआ कोण है वो। ओके, तो आप एक्स की वैल्यू कितनी निकालोगे? एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 48, यानी कि 132 डिग्री। ओके, एक्स की वैल्यू हो गई। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, राइट। देखिए ये कोई वृत्त है, तो यहाँ पे अगर हम इसका व्यास खींचेंगे, ठीक है, तो ये तो पैरेलल होगा ना व्यास इसके। कौन सी लाइन के? इसके, इस वाली लाइन की, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? रेडियस दी हुई है आर, इसकी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका
डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर, और 7 सेंटीमीटर लंबी ये भी होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे। देखने में पैरेलल नहीं लग रही क्योंकि ये सही से अभी बना नहीं है डायग्राम, ठीक है, लेकिन पैरेलल 100% होगी तो कितनी हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक ट्रिक होती है, उससे आप इसको याद रखोगे तो आप कभी लाइफ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए 3 दोस्त थे, कौन थे दोस्त, मतलब उनके बीच में माइनस साइन तो आएगा नहीं, तो ये खत्म कर दो आप। ओके, 3 मेडिकल दोस्त या मेडिकल स्टूडेंट्स, हम ऐसे कहते हैं 3 मेडिकल स्टूडेंट्स। तो मेडी से मतलब मेडी, मीडियम सॉरी, 3 मेडिकल स्टूडेंट्स गए 2 बार। कहाँ गए, 2 बार गए, 2 बार कहाँ, मीना बाजार। तो 2 मीन क्या करने, मॉडलिंग करने। ठीक है जी, दोस्त थे, यहाँ पे नेगेटिव चीज तो आनी नहीं कुछ भी। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है, इसमें कहीं से भी कहीं तक भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 8 सवाल शायद हमारा छूट गया था, बाकी तो हमने कर ही दिए थे। ओके, इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सबका देख लो। ओके, और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो सवाल 14 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा आलेख एक द्विघात बहुपद का नहीं है, कौन सा ग्राफ नहीं है भाई, पॉली क्वाड्रेटिक पॉलीगन का, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ठीक है, सभी में यहाँ पे जो है पैराबोला बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो दो शून्य होते हैं ना, दो होते हैं उसके, किसके, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और अगर क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी पावर 3 होती है, जिसमें मैक्सिमम पावर एक्स वाई की 3 होती है, किसी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 होती है, तो उसके 3 मूल होते हैं, यानी कि 3 शून्य होते हैं। तो एक्स एक्सिस को ऐसी लाइन जो है वो 3 जगह काटती है। तो ये जो है आपकी 1, 2 और 3 जगह काट रही है एक्स एक्सिस को। तो ये किसको दिखा रही है, ये ग्राफ, ये क्यूबिक को दिखा रही है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक की है, क्वाड्रेटिक, 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 क्वाड। ठीक है, ये भी क्वाड और ये भी क्वाड। क्लियर, बट ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15 नंबर सवाल कहता है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, इसके मूल वास्तविक तथा समान है। कब होते हैं मूल वास्तविक और समान, जब इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो यहाँ पे आप देखोगे b की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि a² - 4 × a की वैल्यू क्या है, ये a, और c की वैल्यू क्या है, c है। तो a² - 4ac = 0, यानी कि आप कह सकते हो कि a² = 4ac। और यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, आपको पता है, तो यहाँ पे बचेगा 4c, और यहाँ पे बचेगा ए। तो ए इज इक्वल टू 4c। देखो रिलेशनशिप कौन सा सही है, ए इज इक्वल टू 4c, पहला ऑप्शन आप करेक्ट हो जाता है। डन। तो अच्छा सवाल है समांतर श्रेणी का। अब आप देखो √20, ये हमें दिया हुआ है √20 दूसरा पद, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √20 को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके, √4 × √5। और √4 से हमें क्या मिलेगा, 2 बाहर ले लिया हमने इसको, और √5 रह गया अंदर, यानी कि √20 को अपने ऐसे लिख दिया है। डन, इतना समझ गए आप। अब आप देखो पहला पद क्या है हमारा, ए का मान दिया है ये, और दूसरा पद क्या है ये, है ना, पहला ये और दूसरा ये। अगर हमें डी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दूसरे पद से हम पहला पद माइनस करते हैं डी निकालने के लिए। तो दूसरा पद हमारा ये रखा, इसको जरूर दूसरा पद, पहला पद क्या हमारा √5। तो 2 √5 में से 1 √5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 √5 बचेगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो डी का मान कितना हो गया, 1 √5। क्लियर हो गया, ओके। चलो जी, तो डी का मान आ गया हमारे पास, ए का मान हमारे पास ऑलरेडी। अगला पद निकालना है आपने, 1 2 3, चौथा पद निकालना है। चौथा पद कौन सा आएगा, चौथा पद निकालते हैं A4।
ना, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस वन मतलब 3, इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √5। ए का मान भी रख दो भाई, तो ये भी √5 है, √5 प्लस 3 √5, कितने √5 हो गए टोटल, 4 √5 हो गए। हाँ, तो ये हो गया आपका आंसर 4 √5, यानी का ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 17 थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये आपका। देखो ये इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई है, दोनों में आप कुछ देख रहे हो बराबर तो कुछ है ही नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हमने पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12x प्लस 16y, ओके, इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। ओके, एक बार चेक कर लो, 4 3 12 और 4 4 16, 4 5 20। इक्वेशन नंबर 1 का हमने इसको, उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखिए, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको भी यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर 2 कह दिया हमने इसको। अब क्या करेंगे, दोनों को हम माइनस करेंगे, घटा देंगे यानी कि, ठीक है, हिंदी में कहें तो घटा देंगे या माइनस करेंगे। माइनस करेंगे साइन चेंज होता है, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये खत्म। यहाँ पे देखोगे आप कितना बचा 7y, और यहाँ पे कितना बचा बच्चा माइनस का 7। ओके, तो y इज इक्वल टू -7 यहाँ से मिल जाएगा हमें। तो वैसे कह सकते हैं कि 7y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7/7, इजंट इट, और माइनस का 1 आ गया आपका। y का मान निकला है आपको बच्चों कितना, -1। ओके, y का मान कितना, -1। डन। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी इक्वेशन एक उठा लेंगे, ये जो मूल इक्वेशन हमें दी थी, ठीक है, यहाँ से भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं, जिनको हमने 1 2 कहा है, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी इक्वेशन उठाओ, छोटी से छोटी। तो हम उठा लेते हैं पहली वाली इक्वेशन को, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, इसमें रखते हैं ये, यहाँ से हम y की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, रखिए, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना 5। डन, तो ये हो गया 3x, ये कितना -4 इज इक्वल टू 5। तो आप कह सकते हैं 3x इज इक्वल टू 4 को इधर लेके जाएंगे 5 के पास, तो क्या होगा साइन इसका चेंज कर दो जरा, तो 5 प्लस 4 हो गया ये, यानी कि 3x बराबर 9। तो x का मान कैसे निकालो बच्चा, 9 बटे ये क्या है 3, तो ये हो गया 3। x का मान कितना आ गया 3। डन। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, एक्स की भी और वाई की भी, और मैच कर लो। एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। यहाँ तक आई थिंक कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। अगर आपको फिर भी लगता है कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, लेकिन इससे पहले एक बार इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। यहाँ पे हमसे पूछा गया है एक्स का मान, एक्स वैल्यू बतानी है हमने, तो 1045 cos 60 और ये सब वैल्यूज आप प्लेस करिए इसी इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स एलईडी रहेगा, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 रख दो यहाँ पे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 30 की होती है, √3/2, √3/2 √3 एडिटेड दिया, एडिटेड कर दिया हमने। उसके बाद sin 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 जस्ट कुछ गलत हो जाएगा, और 60 की वैल्यू होती है sin 60 के बराबर, sin 30 के बराबर, sin 30 का मान होता है 1, 1/2, तो ये हो गया 1/2। उसके बाद बारी आती है cos 60 की, सॉरी cot 60 की वैल्यू, cot 60 का मतलब हो गया कि आपका cot sin, सॉरी tan 60 का उल्टा होगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि 1/√3। क्लियर, तो ये सब चीजें हो गई आपकी। अब यहाँ पे √3 से √3 कटेगा, 2 से ये 2 कटेगा, ये क्या बचा आपके पास x इज इक्वल टू √3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन यानी कि असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड है। आपने ऑप्शन ए चूज करना है अगर
दोनों सही है, और एक दूसरा जो रीजन है वो एसर्शन की व्याख्या भी सही से कर रहा है, उसको एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। तो अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है लेकिन दोनों सही है, ए भी सही है आर भी सही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन बी बनेगा। ऐसे यहाँ पे ए बनेगा, दूसरे में बी बनेगा। तीसरी कंडीशन में जबकि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, जैसे ही आपको पता चल जाए कि आर गलत है 100%, तो आपको ए चेक करने की जरूरत भी नहीं है, फिर ऑप्शन सी ही होगा आपका। और जब आपको पता चल जाए कि ए गलत है तो आर चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है एक तरह की कि आपको एक चीज चेक ही नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 19 नंबर सवाल देखिए, आठ त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल, तो आपको पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका, बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ पे ना ये पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब आपका ए गलत है, और जब ए गलत हो जाता है तो हम क्या आंसर देते हैं, डी ऑप्शन बनता है हमारा। ठीक है, ये आपका यहीं पे लिखा हुआ है, क्लियर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों के कोण परस्पर समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा है क्या? यस। आर देखिए क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो वो सर्वांग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो सर्वांग होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तब वो जरूर सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका रीजन है, ये रीजन रॉन्ग है, ये सही नहीं है, और इसलिए जब कभी रीजन सही नहीं होता तो यहाँ पर देखिए आर जब गलत होता है तो ऑप्शन क्या बनता है, सी। ठीक है जी, तो 19-20 के आंसर आपको ये मिल चुके हैं। ये देखिए इंग्लिश वर्जन, इसे लगा देते हैं, डी था और ये क्या था, सी, डी सी। ओके, हम आ गए हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी के सवाल देखिए आप, यहाँ पे आपको सब सवाल हल करके दिखाने हैं। 21 नंबर सवाल कहता है कि स्कूल में कक्षा 10 के दो सेक्शन ए और बी हैं। सेक्शन ए में 48 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में कितने हैं, 36 स्टूडेंट्स हैं। स्कूल की कक्षा लाइब्रेरी के लिए आवश्यक पुस्तकों की वह कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए ताकि प्रत्येक सेक्शन ए या बी में विद्यार्थियों को समान रूप से बांटी जा सके। दोनों का क्या निकालोगे आप, एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, एलसीएम निकलेगा 48 और 36 का। 48 यहाँ लिखिए, 36 कॉमन लगा दीजिए, ये दो से काटिए आप इसको, यहाँ पे 24 मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 18। फिर काटिए दो से तो आपको यहाँ पे मिलेगा 12 और यहाँ पे मिलेगा, सॉरी 9। ओके, यहाँ पे मिलेगा आपको 9। फिर आप 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ओके, फिर और कुछ कटेगा नहीं, और कुछ नहीं कटने वाला, तो आप इनको ऐसे भी ले सकते हो। चलो 4 से काट के एक बार यहाँ पे 1 बना लो, ये 3 आ गया, यहाँ पे 3 ले लो, फिर 1 लगेगा। तो आपको क्या मिला, 2 × 2 4 × 3 12 × 4 48 × 3 144। क्या है आपका आंसर, 144। ये मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स है जो कि चाहिएगा नंबर, ये यही आपका आंसर है। कितना आंसर है आपका, 144। क्लियर। अब देखिए 22 नंबर सवाल कहता है इसके शून्य हमें ज्ञात करने हैं, जीरोस पता करने हैं, शून्य मतलब जीरोस। क्या करेंगे, यहाँ इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 7 × 3 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी × 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी × 3 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कटेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कटेगा, तो हो जाएगा कितना, 21 y² माइनस ये कितना हो गया 11 y, और ये कितना हो गया -2। डन। अब देखिए ये 21 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 21 × 2 42 हो गया। अब हमने 11 को इधर से तोड़ना है कि जो भी टुकड़े आएंगे उनका प्रोडक्ट, गुणनफल 42 होना चाहिए, और उनको उनकी ये जो 11 y है ये वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 21 y को ऐसे ही रखा रहने देंगे, 11 y को तोड़ेंगे, और कैसे तोड़ेंगे देखो, 14 y माइनस का और प्लस का 3 y। ओके, और माइनस का हो जाएगा 2। अब यहाँ से 14 मिला, यहाँ से 3 मिला, 14 3 42, 14 3 × 42, इसका मतलब 42 मिल चुका है हमें, अगर इन दोनों टुकड़ों को हम मल्टीप्लाई करें। क्लियर, इसका मतलब सही जा रहा है हमारा सवाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉमन लीजिए आप, 7 y कॉमन आ गया, 7 y जब हम कॉमन ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 3 y, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दोगे, उसके बाद 7 y से डिवाइड करेंगे इसको इसको 14 y को, बच जाएगा 2। ब्रैकेट क्लोज, के बाद प्लस का साइन है लगा दो,
उसके बाद यहाँ और यहाँ पे कॉमन देखो कुछ नहीं है, वन कॉमन होता है, कुछ भी कॉमन दिखाई देता है तो वन कॉमन होता है। और यहाँ से फिर हमें मिल जाएगा, जब वन से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 3y पे, और ऐसे 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, तो ये फिर से कॉमन हो जाएंगे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हमारा कॉमन हो गया। अब इस पूरे हिस्से को 7y से लेकर के और इस ब्रैकेट तक जो हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से 7y+1। तो ये हो गए आपके इसके गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों की मदद से हम क्या करने वाले हैं, हम शून्य निकालेंगे। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यही हमारे शून्य होंगे। ओके, शून्य का मतलब जीरोस। तो ये हो गया देखो 3y, पहले ब्रैकेट के हिसाब से देखो तो -2 = 0, यानी कि 3y = 2, y = हाउ मच, 2/3। y की एक वैल्यू तो ये आ गई, यानी कि एक शून्य तो ये हो सकता है हमारा, और दूसरा शून्य क्या हो सकता है, 7y+1 = 0 रखोगे आप, तो ये हो जाएगा 7y = -1, और यहाँ से हमें मिलेगा y = -1/7। तो दूसरा शून्य क्या हो गया, ये 1/-7। तो दोनों शून्य क्या क्या है हमारे, पहला शून्य का हमारा 2/3, और तीसरा है माइनस का 1/7। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका पार्ट भी देखते हैं, 22 का खा। एक्स में वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका एक शून्य 15 है। शून्यकों का योगफल भी दिया है 42 है। तो हमें पता है एक शून्य अगर इसका आप कह लो अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो आपको क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी, अल्फा प्लस बीटा = 42, है ना, योगफल ही दिया है ना, तो 42, और एक बता दिया कि 15 है, तो ये अल्फा की जगह आप जब 15 रख दोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27। दूसरा दूसरा शून्य कितना हो गया, 27, और पहला था कितना, 15। ओके, अल्फा वॉज 15। दोनों शून्य का हमारे पास है। अब हम अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं, बहुपद निकालना चाहते हैं, पॉलिनोमियल, तो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0। यहाँ पे x² तो एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 रखो, ये हो गया 42, और ये रहा x, प्लस का साइन लगा दो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 इंटू 15, ठीक है, = 0। तो हमें क्या मिला, x² माइनस 42x, ओके, और यहाँ से मिलेगा हमें 405। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए था, इनफैक्ट, ठीक है, ये हमें चाहिए था। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 23वें का पहला पार्ट, दो बिंदु ये दिए हुए हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड को दो तीन के अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो ये बिंदु आपका कुछ इस ढंग से हो सकता है, सपोज ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई बिंदु लाइन है, सॉरी, ये कोई लाइन है, कौन सी लाइन है ये, इसका क्या नाम रखें हम, पी क्यू रख देते हैं। तो ये पी और ये पॉइंट इसका है क्यू, डन। और इसको कोई इस पे कोई एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट ए। पॉइंट ए के निर्देशांक हमें पता नहीं है, अभी हमने कहा कि ये एक्स और वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, निर्देशांक हमें मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट ये हमारे फिलहाल के लिए हमने एक्स और वाई मान लिए। ई के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए -1 और 7 दिया है, -1 एंड 7। और क्यू के दिए हैं हमें निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स 4 एंड -3। क्लियर। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ये, एक्स वैल्यू निकालने के लिए x = mx2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ठीक है। तो आपको m+n की वैल्यू तो पता ही है, m कितना है 2, और n कितना 3, ये हो गया 5, m+n की वैल्यू कितनी है 5। और ऐसे ही जब y की वैल्यू आप निकालोगे तो पोजीशन से निकलोगे, फॉर्मूला आपका ये होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी निकलेगी ऐसे,
यहाँ पे आप m की वैल्यू रखोगे 2, और x2 की वैल्यू देखो क्या है, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो हमें x2 चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 × 4 प्लस ny1, सॉरी nx1, nx1, ठीक है जी। n की वैल्यू कितनी है 3, और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, -1, तो -1 लिख देंगे यहाँ पे, अपॉन m प्लस n की वैल्यू कितनी है 5, 5 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ऐसी y की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, तो m की वैल्यू है 2, और y2 की वैल्यू कितनी है -3, 2 × -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 का वैल्यू है 7। ठीक है जी, नीचे इसके क्या आएगा वही m प्लस n यानी कि 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 × 4 यानी कि 8 -3 अपॉन 5, तो हम कह सकते हैं इसको 5/5 यानी कि 1। ठीक है जी, और यहाँ से हम y की वैल्यू ऐसे निकालेंगे सेम वे में, तो ये हो जाएगा -6 प्लस का 21/5, यानी कि y इज इक्वल टू 15/5 = 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी 1 यहाँ पर रख देते हैं, y की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, तो ये निर्देशांक थे हमारे, x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 1 और 3। क्लियर। अब दूसरा सवाल देखते हैं जो कि अथवा करके थे, यानी कि खा। देखो हमसे कहा गया है कि ये समरेख हैं क्या, ये प्रूव करना है। ये तीनों पॉइंट्स जो दिए हैं ये समरेख हैं क्या, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए बी और बी सी का जो मान है अगर हम दोनों ऐड कर दें तो वो ए सी के बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर। ओके, टू प्रूव कोलिनियर। चलो ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस के फार्मूले से निकालेंगे, और फार्मूला हमेशा यही इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला होगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं ए बी के लिए। क्या है इनकी वैल्यू, ए का ए के पॉइंट्स हैं ये, तो x1 तो ये है, और बी के लिए ये क्या हो गया, x2 हो गया। x1 x2 की बात चल रही है फिलहाल, तो x2 को पहले लो आप, x2 हमारा है 6, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या होगा, y2 होगा 4, और ये होगा माइनस का 1, 4 - 1, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं कि, आप कह सकते हैं कि 9 + 9 रूट में 9 + 9, 9 + 9 यानी कि √18, √18 भी आप इसको कह सकते हैं, या ऐसे लिख लो उसको। ये आपका हो जाएगा 9 × 2, √9 × √2, यानी कि आप कह सकते हो 3 √2। मिली आपको ए बी की वैल्यू 3 यहाँ रख देते हैं इसकी वैल्यू 3 √2। अब बी से निकालते हैं, बी सी की वैल्यू हम ऐसे ही काउंट करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले, सॉरी। क्या है बी, ये है बी आपका, और सी है आपका ये। आई थिंक आप अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, बी और सी आपके सामने है, और यहाँ पे x1 x2 क्या हुआ, ये x2 हो जाएगा, तो x2 - x1 यानी कि 8 - x1 क्या है यहाँ पे 6, 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - y1 क्या है 4, 6 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ से भी मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर। कुल मिलाकर के आगे आप ले जाओगे सॉल्व को, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, √4 + 4, √4 + 4 यानी कि √8 मिल गया। अब √8 को आप क्या ले सकते हो, √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2,
क्लियर। यहाँ से एक टू बाहर आ जाएगा और एक अंदर आ जाएगा, तो ये मिल गया आपको 2√2। किसकी वैल्यू है ये, बीसी की। 2√2 बराबर का निशान लगाओ। अब AC का मान निकालते हैं, AC की वैल्यू निकालेंगे। फिर से सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लेकिन AC की बात चल रही है तो ये AC, ये A है और ये आपका C है। तो x2 क्या है भाई, 8, और x1 क्या है, 3। ओके, तो इन दोनों करेंगे, सॉरी इनको माइनस करने की बात कर देंगे, स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ मिल रहा होगा आपको, y2 माइनस y1, y2 क्या है 6, y1 क्या है 1 का होल स्क्वायर। ओके, कुल मिला करके यहाँ से मिला आपको 5 का स्क्वायर और यहाँ से भी मिला आपको 5 स्क्वायर। ओके, तो कुल मिला करके 250 बनाइए। 250 को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लोगे तो आप इसको कुछ इस ढंग से तोड़ सकते हो, 25 इंटू 2, और वो 25 से आपको क्या मिलने वाला है, 5। क्या मिलने वाला है, 5। 5 ले लो अब यहाँ पे। ओके, ये आ गया 5 और अंदर आ गया 2, तो ये कितनी वैल्यू है इसकी, 5। ए बी की वैल्यू, सॉरी ए सी की वैल्यू निकल आई 5√2, 5√2। अब देखो इन दोनों को आप ऐड करो, इसको और इसको, तो 3 + 2, 5√2। क्या मिला, 5√2, और यहाँ पे क्या है इस वैल्यू, इधर से जो वैल्यू आई वो भी तो 5√2 ही है। क्लियर, तो ये दोनों वैल्यूज क्योंकि बराबर हो गई, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। ठीक है, संरेख हैं या समरेख हैं, जो भी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत आसान सा सवाल है ये। आपके दो टेंजेंट दी हुई है, LM और LN, और आपने पता करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, LMON, LMON, ये L से शुरू करके M पे गए, फिर O पे गए, फिर N पे गए, फिर L पे आ गए। तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर बतानी है आपने, तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, यहाँ ये आपको साइड पता होनी चाहिए, LM ये कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनता है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, किसके साथ, टेंजेंट के साथ। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो 12 हो जाएगी। आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं आती है तो आप प्रैक्टिस कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका, उसके कई वीडियोस पड़े हुए हैं, तो वो हम शेयर कर देंगे। सेम यहाँ पे होगा, ये भी चूंकि ये त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर की ON भी होगी। ओके, और ये हो जाएगी फिर रीजन से 12। ओवरऑल ये 12, इसके साथ जोड़ो ये, इसके साथ जोड़ो ये 5, और उसके साथ ये जोड़ दो 12, तो ये आपका परिमाप हो जाएगा, यानी कि 12 + 5 + 5 + 12 कितना हो गया, 34, और ये होगा सेंटीमीटर। ओके, आंसर ये हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, और आई थिंक ये और भी आसान सवाल है अगर आपने थोड़ा सा बेसिक समझा हुआ है तो, अदरवाइज ये आपको परेशान करने वाला है डेफिनेटली। तो इससे निपटते हैं, कैसे निपटेंगे, ये ट्राइंगल आप बना लो सबसे पहले। किस ट्राइंगल की बात हो रही है, किस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए के लिए बात कर रहा है क्वेश्चन, तीनों में। देखो कॉट में भी इसने, कॉस में भी और साइन में, तीनों एंगल ए की बात की। तो एंगल ए आप यहाँ पे जमीन पे रखो, ये एंगल ए हो जाएगा, इसको कहो बी, और ये हो जाएगा फिर सी। कॉट के लिए दिया हुआ है इसमें हमें 3 cot 3 then cot ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉट ए बराबर 4/3। और कॉट जब हम निकालते हैं तो क्या क्या लेते हैं, कौन कौन से साइड होते हैं, लेते हैं ट्राइंगल की, ये तो लेते हैं, ये पी कहलाती है, ये बी कहलाती है, और ये एच कहलाती है। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ये ट्रिक होती है, खैर ट्रिक तो हम आपको बाद में समझाएंगे, क्योंकि वो जो है आपकी साइन ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉस ए की वैल्यू, या किसी और एंगल के लिए साइन कॉस वगैरह की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो बड़े आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। फिलहाल कॉट ए के लिए आप ले लो, 4/3 दिया हुआ है, कॉट ए मतलब होता है आधार बटे लंब। के आधार क्या है आपका, बेस जिसे कहते हो आप, लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर या पी, यहाँ पे सी बी जो है आपका, ए बी सी, ये आपका लंब है, तो आधार बटे लंब कहते हैं हम इसको, कॉट ए जब निकालते हैं। तो एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए के लिए आधार क्या है बच्चा, इसने दिया हमें 4 है, और परपेंडिकुलर क्या है, 3, तो इसको हमने कहा कि 4 है, और ये आपका हो गया 3। ओके, और ऐसी एच निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, 3 बन जाएगी 5। क्लियर, तीनों साइड आपको मिल चुकी हैं। अब अगर हम साइन ए की बात करते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है बच्चा, साइन ए बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच, यानी कि 3/5। ओके,
इसका स्क्वायर करोगे आप तो स्क्वायर कर लो। चलो अच्छा स्क्वायर छोड़ो, बाद में करते हैं स्क्वायर की क्या। ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू निकालो आप। कॉस ए के लिए हम क्या करेंगे, एंगल यही है ए, तो इसमें क्या लेते हैं हम, बेस लेते हैं और हाइपोटेन्यूज लेते हैं। बी अपॉन एच, बी का मान कितना है 4, एच का मान कितना है 5, 4/5 हो जाएगा ये। कॉस ए की वैल्यू, साइन की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। निकालना है क्या हमने, ये निकालना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस ए की वैल्यू रखो पहले, यहाँ पे हम ऐसे अच्छा को लिए रख देते हैं, इसको एलिमिनेट रख दो आप ऐसे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस की वैल्यू रखो यहाँ पे 4/5 कर दो स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू रखो 3/5, 3/5 कर दो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25। और यहाँ से मिला हमें 9/25, माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 7/25, और ये हुआ हमारा आंसर। बहुत आसान है वो। ये आपका इंग्लिश वर्जन है, होपफुली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको आप देख लो, क्योंकि हिंदी में हम सब कुछ आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें है नहीं। फिर भी किसी को लैंग्वेज का इशू है तो इंग्लिश को भी आप अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से शुरू होता है आपका पार्ट सी, सेक्शन सी या खंड ग। सेक्शन सी कहेंगे इंग्लिश वाले तो इसको सेक्शन सी। तो पहले देखो ये वैल्यूज यहाँ से निकालनी है हमें, दो इक्वेशन दी हुई, रेखिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण, उनसे हमें एक्स और वाई पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप उठा करके ये वैल्यू एक्स ही रख दो। कैसे निकालेंगे इसके लिए, यहाँ पे वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे रखा है हमको। हालांकि इसको हमने समीकरण नंबर 1 का है, बट ऐसे रखा है हम लोग फिलहाल इसको। और यहाँ से देखो एक्स अपॉन ए, हम क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन बी लिख सकते हैं इसको, इजेंट इट। और एक एक्स का मान कितना हो जाएगा, ए वाई अपॉन बी, ऐसा ही हुआ ना। तो एक्स की वैल्यू आप याद रखो फिलहाल, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस वैल्यू को उठा करके हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 तो है। इक्वेशन नंबर 2 में इसको रख दो। जब हम ये रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ये आपका ए है, ए एक्स, एक्स वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे ए वाई अपॉन बी, ए वाई अपॉन बी, क्लियर। उसके बाद क्या रखा, ये रखा बी वाई, तो बी वाई एज इट इज रख दो। बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी को समझ नहीं आता प्लीज यहाँ पे बता देना, ठीक है जी। यहाँ से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ओके। वाई कॉमन ले लो यहाँ पे, वाई अगर हमें कॉमन ले लिया, जस्ट वाई अगर हमें कॉमन ले लिया, काम बहुत आसान होने वाला है। देखो कैसे आसान होगा ये, जस्ट ओके। तो यहाँ से अगर हम वाई कॉमन ले लें तो वाई कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर अपॉन बी, ओके, ए स्क्वायर अपॉन बी, और ए स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ पे साइन कौन सा, प्लस का प्लस लगा दो यहाँ पे, और इसको देखोगे ये आएगा बी, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ रखा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से आपको मिलेगा वाई, और साथ ही साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, नीचे भी, नीचे आपको क्या आएगा, बी, सॉरी बी आएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से आप कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में लोगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपको एक जैसा दिख रहा है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको b के बराबर, क्लियर। y की वैल्यू b है, तो ये वैल्यू आएगी, आप उठा करके आप वापस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो। वाई की जगह क्या रखोगे, बी रख दो। जो वाई की जगह बी रखोगे आप, तो एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो, ये इससे कट जाएगा, क्या आ रहा है यहाँ पे 1, एक्स अपॉन ए माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर क्या हो बच्चा, एक्स बराबर ए। तो एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। और यही हमें बताना था कि एक्स बराबर हमारा आ गया है ए, और वाई बराबर आ गया बी, क्लियर। ये हमारा आंसर है। अब देखो खा जो इसका पार्ट है, यानी कि बी पार्ट आप कह सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, तो इसको सब डिलीट कर लेते हैं और स्पेस क्रिएट। हमसे कहा गया पीछे किस मान के लिए, किस वैल्यू के लिए, पी की वैल्यू क्या होगी,
पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय इस सिस्टम का जो है कोई हल नहीं होगा। तो हल कब नहीं होता, जब हम देखते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसे में क्या होता है, जो लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कोई भी हल उनका नहीं निकल सकता। तो यहाँ से A छाड़ दो और A के साथ जो x के साथ होगा वो A1 होगा, A1 A2 होगा, सॉरी x के साथ क्या होगा A1 A2। तो A1 यहाँ पे कितना है हमारा, ये है ना, इसको रखो आप। A1 की जगह रखेंगे 2p-1 और A2 की जगह रखो बच्चा ये, इसका कोफिशिएंट x का नीचे क्या है 3। ओके, उसके बाद B1 अपॉन B2, B1 क्या है ये, तो p-1 अपॉन B2 क्या है बच्चा, B2 यहाँ पर इसके साथ जो इसका मल्टीपल है 1 है, इसका 1। ओके, तो 1 लिख देते हैं, सॉरी काल। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या 1। और आगे हम क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है 2p+1, 2p+1, हालांकि इसकी जरूरत नहीं। और C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू 5। डन। अब आप सिर्फ इतने पार्ट को देखो, चूंकि हमें पी का मान निकालना है, इतने को देखो बस, और इसी से पी का मान निकालो, सिंप्लीफाई करके तो ये होगा 2p-1/3 इज इक्वल टू p-1/1। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2p-1 इज इक्वल टू 3 इंटू p-1, सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2p-1 इज इक्वल टू 3p-3। तो ये p को इधर शिफ्ट करोगे आप ऐसे, और 3 को इधर शिफ्ट करोगे ना, तो एक दूसरे को शिफ्ट करोगे आप, तो इस साइन बदलेंगे इनके सबके, तो साइन बदल देते हैं। ओके, साइन बदल देते हैं, तो साफ करेंगे। ओके, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 3p माइनस, जस्ट जस्ट 3p-b, ऐसा नहीं है क्या, सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बचता है -1, इसके साथ आएगा 3 प्लस का, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा p, तो p का वैल्यू कितनी हो गई 2, ये आंसर होगा। एक्स कहता है बिंदु Q और P का R दोनों से बराबर दूरी पे है, तो एक्स का मान क्या होने वाला है। फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डायग्राम आपने देख लिया, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। तो आप पहले आपसे कहा गया कि इक्वी डिस्टेंट है, मतलब Q जो है दोनों से बराबर दूरी पे है, P से भी और R से भी। तो पी क्यू की डिस्टेंस जो होगी, ये डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये किस बराबर होनी चाहिए, आर क्यू के बराबर होनी चाहिए। तो पी क्यू की वैल्यू रखो, आप पी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर ऐसे करके, ये डिस्टेंस आपकी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ऐसे इसके लिए भी करोगे। पहले इसके लिए x1 x2 मान लेते हैं। सपोज ये x1 है, ये y1 है, थोड़ा अलग कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका है x2, ये y2, ठीक है। तो जब हमें ये वैल्यू निकालनी है तो पी क्यू की वैल्यू निकालें। पी क्यू के लिए क्या देखो क्या होगा, x2 क्या है, x2 ये मान लो 5 है, अगर x2 5 है, x1 क्या हो जाएगा 0, इसका होल स्क्वायर। y2 क्या है भाई, y2 माइनस का 3 है, माइनस का 3। y1 क्या है, ये 1 है, यहाँ पे स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे, आर क्यू के लिए करोगे, आर क्यू के लिए x2 है, तो x2 के लिए जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, और x1 के लिए क्या रखेंगे, x1 के लिए 0 रखेंगे, तो इनका करेंगे स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारी y2 - y1, y2 क्या है आपका 6, y1 क्या है आपका 1, 6 - 1 का होल स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई करो, यहाँ से देखो क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ से मिलेगा x का स्क्वायर, क्लियर, और यहाँ से क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आगे आपको देगा x का, सॉरी 5 का स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो गया 4 का स्क्वायर। ओके, और इस तरफ क्या चल रहा है, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये रूट में, ये रूट में, तो रूट से बच्चा रूट खत्म, ये कह लो दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तभी खत्म हो जाएगा, पास में ये इधर से ही काम पकड़ो। तो यहाँ से आपको मिला 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ से मिला आपको एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। y का स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, कट कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 4 एक्स की वैल्यू है, और यही हमें निकालनी थी। क्लियर? तो ये आंसर हो गया आपका, ये डेट। अब भी किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर दें। 41 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए फटाफट करते हैं इसको। देखिए साइन थीटा ये दिया हुआ आपको, एज इट इज रखो इसको, फॉर्म कोई दिक्कत नहीं। और माइनस का दिया हुआ है 2 साइन का क्या क्यूब थीटा, कोई लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, यहाँ पे आपको दिया है 2 कॉस का क्यूब थीटा, सॉरी कॉस क्यूब थीटा, जैसे कॉस क्यूब थीटा दिया है, तो ये था। ओके, माइनस कॉस थीटा, इजंट इट? और एलएचएस हमने ये ले लिया इसका, एलएचएस ले लिया। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ये टेन थीटा का इक्वलेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, पर अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट? क्लियर? नीचे देखो, ऐसे ही हम कॉमन लेंगे क्या, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में कितना जाएगा क्या हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मिलेगा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट का आपको कुछ राशन करना पड़ेगा। वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो वन की जगह हमने ये लिख दिया, बचता है आगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे भी ऐसे ही करेंगे हम, नीचे जो वन है उसकी जगह भी हम ऐसे रखेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इसको आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या मिलने वाला है यहाँ से, यहाँ से मिलेगा आपको पहले साइन थीटा कॉस थीटा ले सकते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस ब्रैकेट से ऊपर वाले ब्रैकेट से आपको क्या मिलने वाला है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दो साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा घटाना, तो क्या बचेगा बच्चा, एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी आप कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा ऊपर, और नीचे ऐसे ही आप देखोगे तो एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से हम एक कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट एक जैसे हो गए, कट कर दो ये दोनों, बचा कि आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको आप क्या कहते हो, ये किस वैल्यू होती है, ये उसकी वैल्यू होती है एन थीटा की। ओके, तो हमारा आर जैसे आ गया, यही हमने प्रूव करना था, दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, घड़ी की 1 मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेक्टर का एरिया निकालना है आपने, कुल मिलाकर के कहने का मतलब है ये कोई घड़ी है आपकी, और घड़ी आप जानते हो कि पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी कि 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है, 60 मिनट्स लेती है। मिनट की सुई की अगर हम बात करें 60 मिनट, ये 60 मिनट में हम ऐसे कह सकते हैं 60 मिनट में वो कितना घूमती है, 360 डिग्री। ओके, तो 1 मिनट में कितना घूम रही होगी, 1 मिनट में घूम रही होगी 360 अपॉन 60। ओके, अगर हम 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट में कितना घूम रही होगी, 5 मिनट में ये घूम रही होगी, 5 मिनट में ये घूम, ये 360 अपॉन 60 इंटू 5। ओके, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इसको, तो क्लियर दिख रहा होगा होपफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको काट देते हैं, 0 से 0 खत्म, 6 से खत्म किया, ये 36। ओके, ओके बाद 6 5 30, यानी कि 5 मिनट में जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो कितना घूम जाती है, वो 30 डिग्री घूम जाती है ऐसे ना। ये ये एंगल जो है आपका ये 30 डिग्री हो गया। ये घोड़े की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ओके जी, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर होता है कितना, थीटा, इनकी एंगल ये बना रही है। ओके, बना रही है सुई की दो पोजिशन। ओके, 5 मिनट के अंदर, उसके बाद 360 मिल जाएगा, उसके बाद आप आएगा पाई और आर स्क्वायर, तो वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू है 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 के साथ इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू 14। ओके, तो इन सबको हम क्या करेंगे, ये 0 से 0 खत्म, 3 से काटोगे ये
चलो हो जाएगा। ओके, अब वो किससे काटोगे आप? अब 2 से काटोगे 6 हो जाएगा, 2 से काटोगे 11 हो जाएगा। ओके, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 7 हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचा? 11 बचा, 7 बचा, 14 बचा और नीचे बचा 3। 11, 7, 14 एंड 3। और कुछ कटने वाला है? 11 7 77 इंटू 14 बाई 3। सॉरी, यहाँ पे 7 बचा, ये 7 से 7 कट जाएगा। ऊपर बचा आपका 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 और नीचे क्या बचा आपका 3। इसका अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 14 11 154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया की बात है तो ये आपका यूनिट हो गया। ओके जी, डन हो गया ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्टर पे ही बेस्ड, सेक्टर के एरिया पे बेस्ड एक और सवाल है और ये सवाल आपका कुछ इस ढंग से है। यहाँ पे लाइट हाउस है बिल्कुल बीचों बीच इस सेंटर पे। यहाँ पे LH लाइट हाउस और ये जो है रोशनी फेंक रहा है ऐसे करके 80 डिग्री पे, है ना? कितने डिग्री पे? 80 डिग्री पे। त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 16.5। 16.5 ये किलोमीटर में है। तो एरिया भी किलोमीटर में ही निकलेगा। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में निकलेगा एरिया, ध्यान रखना। तो एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा हमारा? ये थीटा अपॉन 60, थीटा है 80 बाई, थोड़ा शॉर्ट कर देना, 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 कह लो आप। एंड आर की वैल्यू कितनी है? 16.5 इंटू 16.5 जेंटेड। तो 0 से 0 एंड यहाँ पे 8 को 4 से काटा 2, 8, सॉरी 4 से काटा 9, 2/9 के बाद क्या बचता है आपका? आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 189 पॉइंट समथिंग 9 कह लो अप्रोक्सीमेटली, या आप कह लो अप्रोक्सीमेटली 190 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये होगा आपका आंसर। डन। उसके बाद 30 नंबर सवाल। यहाँ पे हमसे कहा गया है मोड निकालने के लिए, बहुलक निकलवा रहा है ये। तो देखो बहुलक निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, वो आपने यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला कुछ ढंग से होता है मोड। मोड बराबर एल। एल मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी? ये जो इंटरवल है, मॉडल इंटरवल कह लो, मॉडल क्लास सॉरी। और मॉडल क्लास कौन सी होगी? ये फ्रीक्वेंसी बताएगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी? 30। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी? ये 40 से 60 के बीच। लोवेस्ट लिमिट इसकी क्या है? 40। तो इनका मान कितना हो गया? 40, है ना? ये सब चीजें हम लिख देते हैं। एल इज इक्वल टू 40। ओके। F1 फ्रीक्वेंसी जो होती है, F1 कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई? जो कि आपकी मॉडल क्लास है। ठीक है, F1 कह लो आप इसको। F1 इज 30। F0 कौन सी फ्रीक्वेंसी है? मॉडल क्लास से पहले यानी 25। तो इसको लिख देते हैं हम 25। और F1 क्या है हमारी? F1 है आपकी ये, सॉरी F2 है ना, तो F2 है 24, 24। ओके। अब देखो फॉर्मूला ये है आपके सामने। यहाँ पे आएगा ये F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, वैल्यूज प्लेस करो। एल की जगह आएगा 40 ना, F1 क्या है 30 माइनस 25 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रखो जाएगा, अच्छा रहेगा। नीचे दिया है 2 इंटू 30, F1 की वैल्यू माइनस 25, F0 की वैल्यू माइनस 24, F2 की वैल्यू। ओके, और इनके सबके साथ गुणा किया है एच का। एच क्या है? इंटरवल। ये देखो 40 to 60 कितने का डिफरेंस है? 20। तो 20 यहाँ लिख दो आप। ओके, और इसको आपको सबको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 40 ही मिलने वाला है डेफिनेटली, है ना? उसके बाद ये बचा आपका, तो यहाँ से बचेगा क्या? 5। और यहाँ पे आपका 5/11 रह जाएगा। 5/11 इंटू 20। इसको आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 40 प्लस अप्रोक्सीमेटली 9.09 होगा। और आपको यहाँ से आंसर मिलने वाला है 49.09 अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर हो जाएगा आपका। और अब लास्ट सवाल इस सेक्शन का। देखो पैरेललोग्राम की बात हो रही है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिधि खींचा गया समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम एक समचतुर्भुज होता है, ये होता है यानी कि रोम्बस होता है। ये प्रूव करना है आपने। तो हमने ये एक सर्किल ले लिया, ये इसका सेंटर है O। ओके, और इसकी चारों तरफ से होकर के मतलब इसकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से टच करते हुए कुछ लाइन गुजर रही, क्योंकि एक रोम्बस बना रही है, जैसे कि ABCD है, रोम्बस है। क्लियर? तो हमें ये प्रूव करना है कि रोम्बस है भी या नहीं, यानी कि चारों साइड के बराबर हैं, तभी एक रोम्बस प्रूव होगा। ओके।
अब हम पता कि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम तो है ही है। पैरेललोग्राम है तो ये सब साइड्स क्या होंगे, अपोजिट साइड के बराबर हो जाएंगे। अपोजिट साइड मतलब आपका ये सीडी, सीडी किसके बराबर होगा, एबी के बराबर होगा। एंड दूसरा क्या है, एडी बीसी के बराबर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। क्या है ये, पैरेललोग्राम। शॉर्ट लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखना आपस को। उसके बाद क्या होने वाला, ओके। और इसके बाद देखो क्या होने वाला। पॉइंट बी को लेते हैं, तो पॉइंट बी से एक टेंजेंट खींची हुई है जो क्यू पे टच कर रही है सर्किल को। और ऐसी दूसरी टेंजेंट कहाँ पे, पी पे टच कर रही है सर्किल को। तो हम कह सकते हैं कि बीपी जो है बी क्यू के बराबर, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, है ना। पहली कंडीशन, क्वेश्चन नंबर वन। दूसरी देखो, दूसरी हम कह सकते हैं कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सी आर कहाँ पे, ये सी आर है, देखो ये सी आर हो गया। तो क्या सी आर, ये सी क्यू बराबर हो गई होगा, सी आर इज इक्वल टू सी, ये टू साइड। तीसरा देखो, डी आर इज इक्वल टू डी एस कह सकते हैं। डी आर का ये डी आर है, डी एस ये। तो हम कह सकते हैं डी आर इज इक्वल टू डी, डी आर इज इक्वल टू डी एस। तीसरी इक्वेशन। और चौथी इक्वेशन देखो, ए पी इज इक्वल टू पी ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, है ना। देखो ये ए से पी पे सॉरी ए से यहाँ पे खींची गई है, एस पे टच कर रही है बाउंड्री को। और ए से इधर खींची गई है तो ए पी पे टच कर रही है। तो एस इज इक्वल टू ए पी, चौथी इक्वेशन आपकी हो जाएगी ये। इन चारों को ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड, एडिशन कर दो इन चारों इक्वेशन का। तो आप कह सकते हो कि बीपी, और उसके साथ क्या आएगा, सी आर, उसके साथ क्या आएगा, डी आर, और उसके साथ क्या आएगा, ए पी। ओके, अब लेफ्ट लेफ्ट साइड जोड़ दो। सॉरी राइट राइट साइड से बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ई एस। क्लियर है। अब वो, और हमें क्या दिया है, आप जानते हो कि बीपी प्लस एपी अगर हम मिला दें, ये बीपी है ये एपी है, तो यहाँ देखो बीपी प्लस एपी, है ना। बी से पी पे पहुंचे, फिर ए से पी पे पहुंचे, तो किसके बराबर, ए बी के बराबर। तो बीपी प्लस एपी के बराबर क्या लिखते हैं, ए बी लिख देंगे। ओके, और सी आर और डी आर को देखो, सी आर कहाँ पे है भाई, ये सी आर आपका ये, है ना। और डी आर इधर से, तो ये किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, सी डी के। ऐसे यहाँ पे देखोगे, बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू कहाँ पे, बी से क्यू को गए और सी से क्यू पे गए, बी से क्यू सी से क्यू, यानी कि बी सी। कौन सी लाइन है, बी सी। और डी एस प्लस ए एस, डी एस कहाँ है, डी एस प्लस ए एस, यानी कि ए डी। क्या है, ए डी। क्लियर। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, नया रिलेशनशिप हमारे सामने आ गया। बट हमें पता है सी डी तो ए बी के बराबर है ना, सी डी ए बी के बराबर, सी डी इज इक्वल टू ए बी। और साथ ही साथ क्या है, ए डी जो है बी सी के बराबर, ए डी बी सी के बराबर है ना। सी डी बराबर ए बी बराबर सी डी। ए बी कहाँ पे, देखो ए बी और सी डी कहाँ पे है, आमने सामने की बुझाई कोई बराबर नहीं है, पैरेललोग्राम होता है ना, आमने सामने बुझाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं। सी डी की जगह ए बी लिखते हैं, सी डी इसकी जगह ए बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो लिख दो ए बी, सी डी की जगह लिख दो ए बी बराबर बी सी को ऐसे ही रखते हैं हम लोग, है ना। ए डी बराबर बी सी है तो ए डी को चलो बी सी प्लस इसको भी लिखेंगे बी सी, यानी कि टू ए बी इज इक्वल टू टू बी सी। दो से दो कर, तो ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के। ए बी बी सी देखो, ए से बी और बी से सी, यानी कि ये जो साइड है बी सी, ये ए बी के बराबर हो गई है। ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर बी सी तो हमने कर ही दिया है। अब हम पता है कि सी डी ए बी के बराबर है, सी डी कहाँ है, सी डी ए बी के बराबर। सी डी कौन सी साइड होगी, ये सी डी होगी, ये ए बी के बराबर है। मतलब ये साइड ए बी, चलो ए बी तो बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर किसके, सी डी के। तो ए बी तो सी डी के बराबर हो गया ना। और पैरेलल साइड बची ए डी के बराबर है ना, बी सी तो खुद ही ए डी के बराबर। इसका मतलब ये है कि चारों साइड्स बराबर होंगी, और चारों साइड बराबर किसी में होती है तो इसका यार भैया फिर हम बस
हम प्रूव कर सकते हैं कि ये रोम्बस है। ठीक है जी, ये रोम्बस है। क्लियर? क्योंकि हर एक रोम्बस जो है वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हर एक स्क्वायर जो है रोम्बस नहीं हो सकता। ठीक है, यही सिद्ध करना था। और इस तरह से आपकी 31 क्वेश्चन हो गए, यानी कि सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बचे हुए जो हैं वो हम दूसरे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। और हम कोशिश की कि 100% आपको क्लियरिटी दें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें। ओके, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।